हाय दोस्तों, वेलकम टू पॉलीटेक हब। इस लेक्चर में हम अपने एक जो बोले थे सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको स्टार्ट करने वाले। और इसको अभी तक हम लोग इसलिए डिले में रखे थे क्योंकि हम आपको बता रखे थे इसके बेसिक्स जो है ना आपके अप्लाइड फिजिक्स में दिए हैं। और वहाँ पे हमने आपको दो चैप्टर पढ़ाया, एक करेंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ाया और एक सेमीकंडक्टर फिजिक्स को पढ़ाया। जैसे आपके सिलेबस का नाम है, आपके ये जो पेपर है, पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें दो चीज के बारे में पढ़ना है, एक इलेक्ट्रिकल पेपर के बारे में पढ़ना है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर के बारे में भी पढ़ना है। इस पेपर में, इस सिलेबस में हमको इलेक्ट्रिकल के बारे में भी कुछ पढ़ना है और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी पढ़ना है। लेकिन इसको पढ़ने से हमको इलेक्ट्रिकल का पहले बेसिक कंसेप्ट लेना पड़ता और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बेसिक कंसेप्ट लेना पड़ता। इसीलिए इस पेपर को हम लोग थोड़ा डिले में रखे थे, थोड़ा लेट से शुरू किए ताकि इसके बेसिक्स को, इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स को हम पढ़ लें और इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स को पढ़ लें। और इसका जो बेसिक दिया था आपके अप्लाइड फिजिक्स में दिया था, तो वहाँ पे हमने दो चैप्टर पढ़ाया। इसके बेसिक्स के लिए करेंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ाया, करेंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ाया और इसके बेसिक्स के लिए सेमीकंडक्टर फिजिक्स को पढ़ाया। चलिए बेसिक पढ़ लिए। अब हम यहां से अब अपने इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस के बारे में और उसके बाद हम सिलेबस का चैप्टर का नाम बता देते हैं और एक चैप्टर को उठाएंगे, उसको डील करेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पेपर है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सिग्नल। आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सिग्नल। तो सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, तो हमको इसमें पढ़ना है एलिमेंट्स के बारे में, जो बेसिक्स एलिमेंट होते हैं उसके बारे में। तो बेसिक एलिमेंट या कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। तो क्या होता है, एक रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है। तो इस तीनों के बारे में पहले हमको जानकारी लेना है। तो इसके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, पूरे रेजिस्टेंस के बारे में पूरे डीप में पढ़ चुके हैं। तो यहां से ये कवर हो गया। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम आपको कैपेसिटर के बारे में बेसिक नॉलेज बताएंगे, इंडक्टर के बारे में बेसिक नॉलेज बताएंगे और सोर्सेज जो होते हैं, एक और एलिमेंट होता है, तीन एलिमेंट ये हो गया। एक सोर्सेस हो जाएगा जिसमें वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स, जो आपको यहाँ पे लास्ट में दिया है, यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स वोल्टेज सोर्स दिया है ना, ये आपको लास्ट में दिया है, यहाँ पे देना चाहिए। तो चार एलिमेंट हुए जिसमें से एक एलिमेंट को हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे तीन एलिमेंट के बारे में हम बात करेंगे, कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, इंडक्टर के बारे में बात करेंगे और सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। और उसको हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ये सोर्सेस किस कैटेगरी में आते हैं, यानी एलिमेंट के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ठीक है, तो एक्टिव है, पैसिव है और कुछ हम बता देंगे आपको। इसमें सिर्फ एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट ही दिया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इतना बात करने के बाद हम बात करेंगे सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे। सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे, डीसी सिग्नल, एसी सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल, नॉन पीरियोडिक सिग्नल, आइडियल, ये तो इसमें आ गया वोल्टेज सोर्स के बारे में। तो कुछ सिग्नल के बारे में बात करेंगे, तो इसको हम डिफाइन करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे मॉसफेट के, ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे, मॉसफेट के बारे में बात करेंगे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इस ट्रांजिस्टर के बारे में हम बात कर चुके हैं, इस ट्रांजिस्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में ट्रांजिस्टर, ये बीजेटी जो ट्रांजिस्टर होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यही ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इसके बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं, तो इसको हम वहां पढ़ चुके हैं, तो इसको छोड़ देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर में मेनली हम एफईटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में। तो ये चैप्टर समाप्त होगा। तो अभी बताएंगे कैसे पढ़ेंगे।
सेकेंड है आपका ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट। तो यहाँ पे हम देखेंगे एनालॉग सर्किट होता क्या है, और एनालॉग सर्किट में हम यहाँ पे मेनली पढ़ेंगे ऑप एम्प के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। एक टॉपिक है ऑप एम्प के बारे में पढ़ेंगे, इसके आइडियल और प्रैक्टिकल सर्किट के बारे में देखेंगे, और यहाँ पे उसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे ऑप एम्प के एप्लीकेशन, इसको एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज करते हैं, एडर की तरह, डिफरेंशिएटर की तरह, इंटीग्रेटर की तरह यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो इसको पढ़ना है और इसके एप्लीकेशन को पढ़ना है। थर्ड यूनिट है ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पेपर ही होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक पेपर ही होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन हमको इसमें ज़्यादा बेस नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ बेसिक्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हम सिर्फ बुलियन अलजेब्रा के बारे में देखेंगे, बुलियन अलजेब्रा के बारे में देखेंगे, उसके एलिमेंट्री बुलियन अलजेब्रा का कुछ इक्वेशन होता है उसको देखेंगे, उसके कुछ फॉर्मूले के देखेंगे, यहाँ पे गेट्स के बारे में कुछ देखेंगे, ठीक है, गेट के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में थोड़ा पढ़े हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ पे ज़्यादातर हम बात करेंगे मैग्नेटिक सर्किट में और उसको रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट से, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेट करके दिखाएंगे। तो इसमें भी कुछ टॉपिक हमको पढ़े हुए मिलेंगे, जैसे ईएमएफ के बारे में हम पढ़े हैं, करेंट के बारे में पढ़े हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़े, पावर के बारे में पढ़े हैं, एनर्जी के बारे में पढ़े। तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो भी कंसेप्ट है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड है। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो मेनली इसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक सर्किट की बात करेंगे, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में बात करेंगे, एमएमएफ के बारे में देखेंगे, मैग्नेटाइजेशन के बारे में देखेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे जो मटेरियल होते हैं उसके बारे में हम उसको क्लासिफाई करेंगे, फैराडे लॉ को देखेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में देखेंगे, लेंज लॉ के बारे में। इसके बारे में कुछ और आपको मिलेगा, जैसे आप सेमीकंडक्टर फिजिक्स में इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक मिलेगा, जैसे वहाँ पे आपको मैग्नेटिज्म करके कुछ दिया हुआ है जो इससे रिलेटेड है, कुछ टॉपिक इसमें से उसमें आपको मैच भी करेंगे, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद हम एसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, एसी सर्किट के बारे में। अभी तक हम जो भी सर्किट के बारे में देखे थे, करंट इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, पूरे डीसी सर्किट के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हम एसी सर्किट के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम ज़्यादा आपको बताते नहीं हैं कि क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे हम एसी सर्किट के लेंगे, उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, उसके इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, कुछ फैक्टर को डिफाइन करेंगे, उसमें फ्रीक्वेंसी के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में पूरे की बात करेंगे, फेजर डायग्राम की बात करेंगे, और आर को उठाएंगे, एल को उठाएंगे और सी को उठाएंगे। ये एसी के साथ कैसे बिहेव करता है उसके बिहेवियर के बारे में देखेंगे इंडिविजुअली। उसके बाद हम क्या करेंगे, आरएल सर्किट को एक साथ सीरीज में, इसके बाद आरसी को सीरीज में देखेंगे, एक बार तीनों को सीरीज में कनेक्ट करके देखेंगे ये कैसे बिहेव करने वाला है, ठीक है। तो ये एसी सर्किट के बारे में देखना है। इसी में हम स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में पढ़ाएंगे कुछ, तो इसके बारे में हम थोड़ा आपको नॉलेज दिए हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो वहाँ पे हम क्या किए थे, इसके डेरिवेशन के बारे में बात नहीं किए थे कि स्टार को जब डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसे कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हम डेरिवेशन के बारे में देखेंगे, और एसी सर्किट में भी थोड़ा इसको यूटिलाइज करके देख लेंगे। तो ये है एसी सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट। सिर्फ सीरीज सर्किट के बारे में ही पढ़ना है एसी सर्किट में, आपको पैरेलल सर्किट के बारे में नहीं दिया गया है, तो सिर्फ सीरीज सर्किट के बारे में ही पढ़ेंगे। एक और है यहाँ पे 6th यूनिट, इसमें है ट्रांसफार्मर और मशीन। तो इसमें एक स्टैटिक मशीन ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ये तो एक्चुअली बहुत बड़ा होता है, लेकिन जितना कुछ दिया होगा उतना ही कुछ हम पढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्टेड रख के पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अनुसार। और मशीन में हम सिर्फ डीसी मशीन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ डीसी मशीन के बारे में, डीसी मशीन में डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे और डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे।
डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है आपका सिलेबस। ज़्यादा कुछ डीप में नहीं बताए हैं सिलेबस में, क्योंकि हम अभी आगे पढ़ने वाले जिस चैप्टर को उठाएंगे और उसमें बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो हम यहाँ पे अभी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो आपके फर्स्ट यूनिट का नाम है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सिग्नल। तो चलिए हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस चैप्टर को या इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक सजेशन देना चाहेंगे कि इस पेपर को पढ़ने से पहले अगर आप 2 चैप्टर हम जो आपको पढ़ाए हैं बेसिक अप्लाइड फिजिक्स में, उसमें से 2 चैप्टर है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी एक पढ़ाए थे, करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाए थे, और एक सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ाए थे, सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ाए थे। तो इस पेपर को पढ़ने से पहले अगर आप इस दोनों चैप्टर को नहीं पढ़ें, इस दोनों चैप्टर को नहीं पढ़ें, तो पहले हम आपको सजेशन देना चाहेंगे पहले जाके इस दोनों चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, उसको पढ़िए, तब इस पे स्विच कीजिए, इसको पढ़ना आप स्टार्ट कीजिए, तब आपको बेटर समझ में आएगा। नहीं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, इसमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा और कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आपको यही बोलेंगे कि पहले आप इस दोनों पेपर को पढ़ के आइए, दोनों चैप्टर को पढ़ के आइए, तब इस पेपर को उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपके पेपर का नाम है। चलिए, इसमें से फर्स्ट यूनिट का नाम है आपका ओवरव्यू ऑफ एलिमेंट्स एंड सिग्नल। दोनों एलिमेंट्स के बारे में हम बोल दिए यहीं पे, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट के बारे में। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स क्या होगा, तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे कैसे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे, किस वे में हम पढ़ेंगे, उसको हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए इसको 3 वे में हम क्लासिफाई करते हैं पढ़ने के लिए। इसको 3 वे में हम क्लासिफाई करते हैं। देखिए, पहले तो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, पहले इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम कर देते हैं एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेनली इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में, वो भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे आर रजिस्टर, एल इंडक्टर, सी कैपेसिटर एंड 4th सोर्सेज, ठीक है। इसमें ये पहला हम इसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, आर एल सी और सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। सेकेंड हम क्या बोल रहे हैं इसको, और सेकेंड में हम क्या डिफाइन करें, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे हम सेकेंड में पढ़ेंगे सिग्नल्स के बारे में पढ़ लेंगे, सिग्नल्स के बारे में। और थर्ड हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे, चलिए लिख इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट के बारे में बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट के बारे में, डायोड,
ट्रांजिस्टर, ये नॉर्मली बीजेटी ट्रांजिस्टर है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसमें से किस किस को एस्केप करने वाले हम छोड़ने वाले हैं, जिसको हम पढ़ चुके हैं उसको देख लेते हैं थोड़ा। तो हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स में पूरे रेजिस्टेंस के बारे में पूरे चीज पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ पढ़े हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो इस रेजिस्टेंस के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट में यहाँ पे डायोड के बारे में पूरा कुछ पढ़ चुके हैं, पीएन जंक्शन डायोड इसी को बोलते हैं। इसके एप्लीकेशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, रेक्टिफायर को पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ चुके हैं। बीजेटी के बारे में पढ़ चुके हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ने वाले हैं। जो चीज वहां पढ़ना है वहां पे पूरा डीप में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको छोड़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट में सिर्फ आपका एक एलिमेंट बचा है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट में पढ़ेंगे, और इसमें हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, तो बात कर चुके हैं, इंडक्टेंस के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में, और सोर्सेस के बारे में। और उसके बाद टाइप्स ऑफ एलिमेंट को देखेंगे, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम ये वाला टॉपिक उठा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के बारे में उठा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के बारे में उठा रहे हैं। तो चलिए, तो एक बात यहां पे देखिए, अगर यहां पे आपका सोर्स है, अगर यहां पे आपका सोर्स है, यहां से आपको पावर को ट्रांसमिट करना है, पावर को भेजना है लोड के पास। मान लेते हैं ये आपका लोड है, ठीक है, लोड है, यहां पे भेजना है। तो भेजने के लिए हमको तो कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, कुछ रास्ता चूज करना पड़ेगा, कुछ एलिमेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए 3 एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। 3 एलिमेंट्स में से किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा। और ये सोर्सेस भी क्या है, ये भी एलिमेंट है, ये भी क्या है, एक एलिमेंट्स है, ठीक है। तो एक तो रजिस्टर यूज करते हैं, रजिस्टेंस। एक एलिमेंट्स क्या हो सकता है, रजिस्टर। एक क्या हो सकता है, इंडक्टर। और ये क्या हो सकता है, कैपेसिटर। क्या हो सकता है, कैपेसिटर। तो पावर को यहां से यहां तक भेजने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एलिमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। एक एलिमेंट रजिस्टर। तो रजिस्टर के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। ये क्या करता है, ये पावर को क्या करता है, कंज्यूम करता है, पावर को लेता है, ठीक है, पावर को लेता है। ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, यहां से यहां पावर ट्रांसमिट करे, इसमें से कुछ पावर की ये अपने क्या कंज्यूम कर लेगा, उसको हीट में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो रेजिस्टेंस पावर को क्या कर लेता है, कंज्यूम्स पावर, ठीक है। और ये इंडक्टर के बारे में बात करें तो इंडक्टर पावर को कंज्यूम नहीं करता, ये पावर को कंज्यूम नहीं करता, पावर को खाता नहीं है। ये क्या करता है, पावर को स्टोर करके रखता है। तो ये पावर क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, एनर्जी को स्टोर कर रखेगा। कुछ एनर्जी ये ले लिया, कुछ एनर्जी ये क्या करेगा, ये स्टोर करेगा। इंडक्टर कुछ एनर्जी स्टोर करेगा, ये भी स्टोरिंग एलिमेंट होता है, ये भी एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। लेकिन इंडक्टर अपने मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। तो कितना एनर्जी स्टोर करता है, ये कितना करता है, इसके बारे में पूरा बात करने वाले हैं। तो हम यहां से टॉपिक आपका एक उठा रहे हैं इंडक्टर के बारे में। यहां पे एक एलिमेंट को उठा रहे हैं इंडक्टर, और उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब यहां से आपका स्टार्ट हो गया टॉपिक इंडक्टर, और यहां से थोड़ा आप कंसंट्रेशन अच्छा कर लीजिए। इंडक्टर,
तो चलिए इंडक्टर क्या है? इंडक्टर एक एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रिक एलिमेंट है जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है अपने मैग्नेटिक फील्ड में। अपने मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। इसको क्या डिफाइन करेंगे? इट इज एन एलिमेंट्स which stores energy in the magnetic field produced by it, तो इंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। ये क्या है? एक स्टोरिंग एलिमेंट है, एनर्जी को स्टोर करने वाला एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, इसके बारे में आपको एक चैप्टर ही है मैग्नेटिक सर्किट, उसमें बात करेंगे। तो इंडक्टर क्या होता है अभी तक यहाँ समझिए। किसी अगर वायर में, किसी अगर तार में करेंट फ्लो होता है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये आप 10th में भी पढ़े हैं, ओस्टेड ने बताया है कि अगर किसी करेंट के थ्रू, अगर किसी वायर के थ्रू करेंट फ्लो करता है तो उस वायर के चारों ओर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बस इतना सारा कॉन्सेप्ट रखिए, अब इतना ही कॉन्सेप्ट रखिए और इसी को लेके हम आगे पढ़ेंगे। और पूरे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, एक चैप्टर ही पढ़ना है हमको। तो इंडक्टर एक क्या है? एलिमेंट है जो एनर्जी को स्टोर करता है। कहां स्टोर करता है? अपने मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। अब ये इंडक्टेंस क्या होता है सर? इंडक्टेंस, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इंडक्टर एक एलिमेंट है जो करेंट में चेंज का अपोज करता है। उसको अभी डिफाइन करेंगे यहां से। इंडक्टेंस, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? ये अपने थ्रू करेंट को जल्दी चेंज नहीं होने देता है। इसके थ्रू जो करेंट फ्लो हो रहा है उसको जल्दी चेंज नहीं होने देता है। तो इंडक्टर एक एलिमेंट है, इंडक्टेंस उसका प्रॉपर्टी है। जैसे रजिस्टर के बारे में पढ़े थे, तो रजिस्टर क्या था? एक एलिमेंट था और रेजिस्टेंस उसका प्रॉपर्टी था जो उसमें करेंट के फ्लो का अपोज कर रहा था, करेंट के फ्लो का अपोज कर रहा था। तो उसी तरह इंडक्टर एक एलिमेंट है, इंडक्टेंस उसका एक प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी? इंडक्टर का प्रॉपर्टी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर by which it opposes the change of current, which opposes the change of current flowing through it, flowing through थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस किसका अपोज करता है? अपोज करता है फ्लो ऑफ करेंट का अपोज करता है, करेंट के फ्लो का अपोज करता है। और इंडक्टेंस किसका अपोज करता है? करेंट के फ्लो के चेंज का अपोज करता है, चेंज का अपोज। करेंट में फ्लो में, करेंट में जो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, यानी उस करेंट में चेंज नहीं होने देता है। तो ये करेंट के फ्लो का अपोज करता है, ये करेंट के फ्लो के चेंज का अपोज करता है। ठीक है, मतलब हम क्या बोले, अगर कुछ इंडक्टर है, ये इंडक्टर है एक, ठीक है, ठीक है, ये इंडक्टर है, उसमें से ये ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये करंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में
इंडक्टर के थ्रू क्या होता है, ये इंडक्टर में कोई करंट फ्लो कर रहा है, ये क्या है, करंट है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो डायरेक्टली अगर करंट यहां से यहां जीरो नहीं हो सकता, यहां से करंट एकदम चेंज नहीं हो सकता है। करंट इसको चेंज होने में करंट यहाँ पे लगभग 5 एम्पियर था, यहाँ पे अब क्या हो गया, जीरो हो गया, इस पॉइंट पे, इस टाइम पे जीरो हो गया। तो ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडक्टर इसी का तो अपोज करता है, इसको धीरे धीरे चेंज होने देगा, धीरे धीरे चेंज होने, कुछ समय लगेगा। तो वहीं इंडक्टर क्या करता है, करंट में चेंज होने का क्या करता है, अपोज करता है। ये करंट अगर चेंज हो रहा है ना, ये करंट चेंज हो रहा है, उसी को चेंज को रोकता है, उसी चेंज को रोकता है। तो इंडक्टर करंट चेंज को रोकता है, और किस प्रॉपर्टी के कारण रोकता है, इंडक्टेंस प्रॉपर्टी के कारण। तो इंडक्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी, इंडक्टर का, जो प्रॉपर्टी किसका अपोज करता है, चेंज ऑफ करेंट का अपोज करता है, चेंज ऑफ करेंट का, रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करेंट का अपोज करता है, लेकिन इंडक्टर चेंज ऑफ करेंट का अपोज करता है, करेंट में चेंज को अपोज करता है। तो यहां तक समझ में आया होगा। तो अब चलिए इंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं, इंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो इसको नॉर्मली हम इंडक्टेंस को या इंडक्टर को एल से डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इंडक्टेंस को एल से डिनोट करते हैं। इंडक्टर के वो प्रॉपर्टी है जो इंडक्टेंस, उसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। तो ये क्या करता है सर, इंडक्टेंस क्या करता है, इंडक्टर क्या करता है, चेंज, करेंट चेंज का अपोज करता है, ठीक है। अब चलिए एक वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा, थोड़ा 10th में पढ़े हुइएगा, ओस्टेड ने क्या कहा था, अगर कोई तार है, अगर कोई तार है, वायर है, अगर उसमें करेंट फ्लो करता है तो इसके चारों ओर क्या होता है, इसके चारों ओर क्या हुआ, ये इसके चारों ओर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन अगर हम एक वायर लिए, स्ट्रेट वायर लिए हैं अभी, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, वीक होता है, ये कमजोर होता है, ये ज़्यादा नहीं होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन अगर इसी वायर को हम क्या कर दें, एक टर्न्स के रूप में बना दें, चलिए यहाँ पे बना रहे हैं, इसी वायर को हम क्या किए, ऐसे ऐसे क्वाइल के रूप में क्वाइलिंग कर दिए, ठीक है, ऐसे क्वाइल कर दिए, ठीक है, क्वाइल कर दिए। तो अब इसमें जो करंट, इसमें भी अब करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओके। तो इसीलिए हम इंडक्टर को ऐसे, इसका सिंबल भी हम कैसे देते हैं, इंडक्टर का सिंबल ऐसे देते हैं, क्योंकि इसी मैग्नेटिक फील्ड में तो ये एनर्जी को स्टोर करने वाला है। तो इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करते हैं, स्क्वाइलिंग करके दिखाते हैं। तो ये सिंबल किसका है, इंडक्टर का या इंडक्टेंस का बोल सकते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट इंडक्टर है, इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया है, इसका जो वैल्यू दिया रहेगा इंडक्टेंस होगा। क्या होगा, इंडक्टेंस होगा, ठीक है। चलिए तब यहाँ पे फ्लक्स के बारे में थोड़ा हम बात अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, मैग्नेटिक सर्किट में करेंगे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस मतलब फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो फ्लक्स के बारे में हम डिटेल में वहाँ पे बात करेंगे, तो ठीक है। तो ये एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड या ये फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, इस करेंट के फ्लो होने के कारण हो रहा है। क्या हो रहा है, करेंट के फ्लो होने के कारण हो रहा है। तो इसमें ये फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा,
ये फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, करेंट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, करेंट पे डिपेंड करेगा। अगर हम फ्लक्स लिंकेज निकालें, फ्लक्स लिंकेज निकालें, फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसी को अगर अभी इतना एज्यूम कर लीजिए फ्लक्स लाइन है, ठीक है। बस बाकी हम वहां पे देखेंगे। तो फ्लक्स लिंकेज की बात करें, फ्लक्स लिंकेज की बात करें, ठीक है। तो फ्लक्स लिंकेज की बात करें तो क्या होगा, एक टर्न्स में जो फ्लक्स लिंकेज है वो फाई है। एक टर्न्स में फ्लक्स कितना लिंक फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है, फाई। इसको बोलेंगे एक टर्न, दो टर्न, तीन, ऐसे टर्न बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, ये टर्न है। तो एक टर्न में कितना फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, फाई। कितना, फाई। तो हम मान लेते हैं इसमें कितना टर्न है, एन टर्न मान लिए। टोटल कितना टर्न है, एन टर्न है। ऐसा कॉइलिंग कितना बार किए, एन बार। एन कोई नंबर है तो कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो एक टर्न में 5 फ्लक्स लिंक हो रहा है तो एन टर्न में एन इंटू 5 फ्लक्स लिंक होगा। कितना फ्लक्स लिंक होगा, कितना फ्लक्स इससे लिंक करेगा, तो एन इंटू 5, ठीक है। अब एक्चुअल में ये जो फ्लक्स लिंकेज आ रहा है ये किसके कारण आ रहा है, इस करेंट के फ्लो के कारण आ रहा है। तो ये फ्लक्स लिंकेज किसके प्रोपोर्शनल होगा, करेंट के प्रोपोर्शन के कारण होगा, जो करेंट इस कॉइल में फ्लो कर रहा था, ठीक है। जो करेंट इस कॉइल में फ्लो कर रहा था। अब चलिए ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हटाते हैं। तो इसको हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट रखते हैं एल। क्या रखते हैं, एल। और यहाँ पे हो जाएगा आई। एल क्या है, यहाँ पे इंडक्टेंस है। ये जो इंडक्टर है ना, ये इंडक्टर, उसी इंडक्टर का ये प्रॉपर्टी है, वही इंडक्टेंस है एल। वही इंडक्टेंस क्या है, ये एल है। तो यहां से अगर एल की वैल्यू डायरेक्टली आप इसको भी याद रख सकते हैं फॉर्मूला के रूप में, एल इज इक्वल टू एन फाई, एल आई इज इक्वल टू एन फाई, इसको याद रख सकते हैं। यहां से अगर इंडक्टेंस निकाल ले, एल की वैल्यू निकाले तो क्या होगा, एन फाई अपॉन आई, एन फाई अपॉन आई। तो यहां से हम यही निकालना चाह रहे थे, इंडक्टेंस को निकालना चाह रहे थे, इंडक्टेंस को निकालना चाह रहे थे। तो क्या इंडक्टेंस क्या आया, एन फाई अपॉन आई। एन फाई क्या है, फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज अपॉन करेंट। किसी कॉइल का इंडक्टेंस क्या होगा, किसी इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या होगा, उससे कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है और उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, उस फ्लो ऑफ करंट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इंडक्टेंस आएगा। तो इसमें के पैरामीटर के बारे में हम बात कर लेते हैं। पैरामीटर को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। फाई क्या है, फ्लक्स। इसका यूनिट के बारे में अभी थोड़ा लिख लीजिए, क्या होता है, वेबर होता है, वेबर, ठीक है। और यहां पे एल क्या है, इंडक्टेंस। एल क्या है, इंडक्टेंस, इंडक्टर का प्रॉपर्टी, इंडक्टेंस। इसका इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो यहां से यूनिट निकालेंगे तो ये क्या है, फ्लक्स का क्या होगा यूनिट, वेबर। ये क्या है, टर्न है, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, तो इसका यूनिट तो नहीं होगा, ठीक है। ये कोई नंबर है तो इस एन का, एल का यूनिट क्या होगा, ऊपर क्या होगा, वेबर, नीचे क्या होगा, करंट, एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। तो इंडक्टेंस का यूनिट क्या हो गया, यूनिट वेबर पर एम्पियर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेनरी। और डिनोट करते हैं कैपिटल एच से, कैपिटल एच से, ठीक है। ये
साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया हेनरी। तो अब यहां से हम थोड़ा आपको रिलेट कराते हैं। तो इंडक्टर क्या है? एक एलिमेंट है जो अपने मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है या करेंट में चेंज का क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है, और किस प्रॉपर्टी के कारण? इंडक्टेंस क्या है? इस इंडक्टर का क्या है? इस इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है, इस इंडक्टर का एक गुण है जिसके कारण करेंट में चेंज नहीं होने देता है। जिस प्रॉपर्टी के कारण उसमें जो करेंट फ्लो होता है उसको चेंज होने का अपोज करता है। ठीक है, जैसे यहां पे आपको डायग्राम में बताए हैं। अब ले लिए एक इंडक्टर ले लिए, ठीक है, इंडक्टर बना दिए। इसमें अब हम ऐसा क्यों नहीं ले रहे हैं डायरेक्टली, एक स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वीक होगा, इसलिए हम इसको क्या कर दिए? टर्न में कर दिए, टर्न कुछ बना दिए। इसमें टर्न नहीं है, एक ही टर्न है, तो यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज क्या होता? फाई हो जाता, सिर्फ फाई हो जाता, एक ही टर्न दिख रहा है हमको। इसमें कुछ टर्न बना दिए, कुछ टर्न, जिसके कारण इसका फ्लक्स कितना हो गया? अगर एक टर्न में 5 फ्लक्स लिंक कर रहा है तो n टर्न, टोटल n टर्न मान लिए तो कितना फ्लक्स लिंक करेगा? n इंटू 5। और कितना फ्लक्स लिंकेज किस पे डिपेंड कर रहा है? इस करेंट फ्लो पे डिपेंड कर रहा है। इस में कितना करेंट फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। अब यहाँ पे इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी को, तो क्या एक कांस्टेंट लिखेंगे, वह कांस्टेंट क्या रखे? L रखे। वह क्या है? इंडक्टेंस है। तो यहां से आ गया N∅ इक्वल टू Li या Li इक्वल टू N∅। इसको आप याद रखना है, आपको यही याद रखना है। ठीक है, यहां से अब आपको L की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट के बारे में, तो एक तो यूनिट इंडक्टेंस का क्या होता है? हेनरी होता है, हेनरी होता है। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले से निकाल ले तो क्या होगा? फ्लक्स का वेबर होगा, करेंट का एम्पियर होगा, तो क्या होगा? वेबर पर एम्पियर। तो इंडक्टेंस क्या हुआ? फ्लक्स लिंकेज अपॉन करेंट, फ्लक्स लिंकेज अपॉन करेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो चलिए हम यहां पे क्या करेंगे, जैसे हम किसी रेजिस्टेंस में, जैसे हम एक रेजिस्टेंस में इसमें फ्लो होने वाला करेंट और वोल्टेज में रिलेशन देखते थे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां पे भी इसमें वोल्टेज और करेंट का क्या फॉर्मूला होगा उसमें देखेंगे। तो रजिस्टर में हम तो बात कर चुके हैं ओम्स लॉ के बारे में, V इक्वल टू आई आर के बारे में बात कर चुके हैं, I इक्वल टू V/R के बारे में बात कर चुके हैं, ये जानते हैं हम। अब हम इंडक्टर में देखेंगे, इंडक्टर में वोल्टेज और करेंट का इक्वेशन देखेंगे। तो हम यहां पे बात करेंगे फैराडे लॉ के बारे में, थोड़ा बात करेंगे और उसी से निकालेंगे। तो अभी यहां पे फैराडे लॉ के बारे में वहां पे डीप में देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट में। यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए, फैराडे लॉ। तो ओस्टेड ने क्या बताया था? ओस्टेड ने यह बताया था अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये फैराडे बाबा थे ना, फैराडे, ये क्या सोचे, ये क्या सोचे जब ये अपने कॉलेज में थे उसी समय ये सोचना शुरू किए थे। ठीक है, तो उन्होंने दिमाग लगाया, वो क्या बोले, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स है उसके करंट फ्लो करा के क्या मैग्नेटिक फील्ड हम ला लिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ला लिए। ठीक है, वो बोले अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे हम क्या वोल्टेज को नहीं जनरेट कर सकते हैं। उल्टा रिवर्स सोचने का कोशिश की। ओस्टेड ने बताया कि क्या अगर हम वोल्टेज अप्लाई किए, सप्लाई दिए तो करेंट फ्लो हुआ, उस करेंट फ्लो के कारण क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो इन्होंने क्या किया, ये कहे क्या अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या हम वोल्टेज को जनरेट कर सकते हैं क्या हम। तो इन्होंने उल्टा सोचना शुरू किया। तो इसके बारे में हम ज्यादा बातें करेंगे वहां पे। तो इन्होंने यही देखा
अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत साल एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने क्या किया, ये करके दिखा दिया। और या क्या किया, उन्होंने ये बताया कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, उसमें अगर किसी कॉइल को, ठीक है, जो करेंट कैरिंग है, इसमें करेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको अगर रोटेट कराते, यानी क्या बोले, इसमें चेंज होना चाहिए, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये फील्ड लाइंस है, ये फ्लक्स लाइंस है ना, इसको ये कंडक्टर क्या करना चाहिए, कट करना चाहिए, इसको कट करना चाहिए। कट करेगा कब, या तो ये कंडक्टर रोटेट करेगा, ये तार है ना, ये कंडक्टर रोटेट कर रहा होगा, ये फील्ड लाइंस को इसको घुमा रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस कंडक्टर को लेके ऐसे हम इसको घुमा रहे हैं, तो इसको क्या करेगा, काटेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज, इस कंडक्टर में क्या होगा, एक वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है। या आप इस कंडक्टर को क्या कर दिए, फिक्स रख दिए, और इस फील्ड लाइंस को क्या करें, अब हम ये फील्ड लाइन से मूविंग है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फील्ड लाइंस ये फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, यानी फ्लक्स अब क्या कर रहा है, इस कंडक्टर को क्या कर रहा है, काट कर रहा है। चाहे तो उन्होंने क्या किया, अगर फ्लक्स किसी कंडक्टर को कट कर रहा है या कंडक्टर किसी फ्लक्स लाइन को कट कर रहा है, तो क्या होगा, उस तार में, उस वायर में, उस कॉइल में क्या होगा, एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, उस वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो कुल मिला के इन्होंने क्या बताया, ये बताया कि किसी कंडक्टर में वोल्टेज जनरेट होता है, कब जनरेट होता है, जब फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करता है, चेंज होता है। या सिंपली आप बोल सकते हैं वेन, जब क्या होगा, कंडक्टर फ्लक्स लाइन को कट करे या फ्लक्स लाइन कंडक्टर को कट करे, तो उस क्या होगा, कंडक्टर में एक वोल्टेज जनरेट होगा, इतना बस। तो इन्होंने क्या बताया, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ the magnitude of induced EMF in a coil when फ्लक्स, या ऐसे सिंपल भाषा में लिख लीजिए, वेन ऐसे लिख लीजिए, वेन फ्लक्स कट्स ए कंडक्टर, वेन ए फ्लक्स कट्स ए कंडक्टर और कंडक्टर cuts a flux EMF induces in the conductor। यदि फ्लक्स कंडक्टर को कट करे, चाहे कंडक्टर फ्लक्स को कट करे, उस कंडक्टर में क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब वो वोल्टेज कितना जनरेट होगा, वह वोल्टेज कितना जनरेट होगा, तो उस जनरेटेड वोल्ट ईएमएफ को हम क्या लिखेंगे, तो फ्लक्स लिंक कितना कर रहा है, एन डी फाइव बाई डी टी। अब यहां पे हम देखिए किसको चेंजिंग माने हैं, कौन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो यहां पे फ्लक्स क्या हो रहा है,
टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक को चेंजिंग में आपको मानना पड़ेगा, एक को वैरी कराना पड़ेगा, तभी तो एक कंडक्टर को कट करेगा। तो एक आप क्या लिए हैं, यहाँ फ्लक्स को टाइम के साथ वैरी करें, यहाँ पे फ्लक्स को टाइम के साथ वैरिंग लिए हैं, टाइम के साथ चेंज हो रहा है ये फ्लक्स। अब एक कॉइल है उसमें एन टर्न है, क्या है, एन टर्न है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज, तो क्या हो जाएगा एन इंटू फाइव, टोटल एन टर्न्स फाइव, तो वहां पे टोटल फ्लक्स को क्या लिए हैं, फाइव, टोटल फाइव। तो इतना ईएमएफ जनरेट होता है, एन डी फाइव बाई डी टी, एन डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। लेंज लॉ को कंसाइडर अभी नहीं कर रहे हैं। तो क्या बोले फैराडे लॉ कि अगर फ्लक्स कंडक्टर को कट करे चाहे कंडक्टर फ्लक्स को कट करे तो उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा, वह कितना होगा, एन डी फाइव बाई डी टी, एन डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। ये फ्लक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। अब चलिए, अब हम थोड़ा इंडक्टेंस के बारे में सोचेंगे। अब इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे हम वहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट में और ज़्यादा हम बात करेंगे। तो इंडक्टेंस का सिंबल ये है, या ऐसे बना लेते हैं हम, ठीक है। ये एन है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो फ्लक्स लिंकेज क्या आया, फ्लक्स लिंकेज एन इंटू फाइव। तो वो बोले चलिए अगर ये वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज ये भी क्या होगा, उस कंडक्टर में कितना वोल्टेज जनरेट करेगा, उसमें कितना फ्लक्स लिंक है, एन डी फाइव बाई डी टी, यही बोले एन डी फाइव बाई डी टी, यही बोले। तो यहाँ से अगर भी को निकाले, यही बात ई को भी लिख दिए, ठीक, इसको इसमें ले जाइए, डी फाइव डी एन फाइव अपॉन डी टी, डी एन फाइव अपॉन डी टी। अब यहाँ पे देखिएगा एन फाइव किसके बराबर आया था, एन फाइव इक्वल टू एल आई के बराबर आया था, वहां पे निकाले थे, अभी जस्ट पीछे निकाले थे, यहाँ पे एन फाइव इक्वल टू एल आई। तो यहाँ पे एन फाइव के जगह पर क्या कीजिए, एन फाइव के जगह पर आप क्या रखेंगे, एल आई, एन फाइव के जगह पर क्या रख दिए, एल आई अपॉन डी टी। और ये वोल्टेज हो गया किसका वोल्टेज, इंडक्टर का वोल्टेज, वी एल, इंडक्टर वोल्टेज। अब एल क्या है, कांस्टेंट होगा, 5 हेनरी 10 हेनरी इसका वैल्यू दिया रहेगा, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेंगे उसको, तो वी एल क्या हो गया, वी एल। तो यहाँ पे एल डी आई अपॉन डी टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्या है, वोल्टेज है, ये क्या है, वोल्टेज है, किसके क्रॉस का वोल्टेज, इस इंडक्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज। तो किसी इंडक्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, इसके इंडक्टेंस की वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू जो आपको दिया रहेगा, और उसमें करेंट का चेंज डी आई बाई डी टी, उसमें होने वाले करेंट का चेंज। तो यहाँ पे वी एल क्या है, सभी को हम थोड़ा लिख देते हैं, एल इंडक्टेंस है, एल इंडक्टेंस है, आई करेंट जो आपके इंडक्टर में फ्लो कर रहा है, करेंट फ्लोइंग इन द इंडक्टर, फ्लोइंग इन द इंडक्टर। और वी एल क्या है, वी एल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर,
वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो आपको बस कोई ज़्यादा पढ़ाता है तो इतना नहीं पढ़ाता है, इसको डिराइव करके नहीं दिखाता है, आपको सिर्फ लिखाता है इंडक्टर, इसका डिफिनेशन लिखाता, इसको भी आपको नहीं बताता ये वाला, डायरेक्टली यहाँ पे क्या करता, इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज लिखा देता फॉर्मूला LdI/dt, और इसके क्रॉस अब करेंट को निकालते उसको लिखा देता, अपना काम चला लेता। तो ऐसे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे ही, फैराडे लॉ के बारे में। अब इससे हम करेंट को निकालते हैं, इसमें फ्लो होने वाला करेंट को निकालते हैं, ठीक है। तो क्या आया, VL इक्वल टू LdI/dt। अब हमको करेंट चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो LdI इक्वल टू VL इंटू dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। अब हमको I चाहिए तो इसको इस साइड भेज दीजिए, तो इधर बचेगा DI और इधर 1/L V dt या VL dt, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। अब हमको सिर्फ I चाहिए, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं। एक मिनट यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होगा, चलिए, VL इंटू dt, ठीक है। अब हमको करेंट चाहिए तो इसको दोनों साइड अब क्या कर लेते हैं, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अब क्या करें, इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो इधर लेंगे तो DI, इधर लेंगे तो 1/L VL dt, ठीक है। दोनों साइड क्या ले लिए, इंटीग्रेशन ले लिए। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कट कर देता है, तो यहाँ पे बचेगा I, ठीक है। या इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, I आता है, जिसके रिस्पेक्ट में करते कुछ नहीं होता तो I आता है, I आ गया, ठीक है। अब ये 1/L क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, 1/L क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1/L इधर आ गया। अब इंटीग्रेशन VL इंटू dt, तो इस दोनों फार्मूलों को आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, VL क्या है, करेंट, VL क्या है, इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज है, ये एक्चुअल में क्या है, DI है, एक्चुअल में DI है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास दो फार्मूला लिखा है, उसका कंक्लूजन देखिए, कि V क्या होता है, VL क्या होता है, किसी इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज, या नॉर्मली V लिख देते हैं, चलिए इंडक्टर के बारे में, तो V इक्वल टू LdI/dt, इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, उसका इंडक्टेंस, और DI/dt, उसमें फ्लो होने वाला करेंट है ये I, चलिए ठीक है। करेंट क्या होगा, इंडक्टर में क्या करेंट क्या होगा, तो 1/L इंटीग्रल DI/dt, क्या होगा, DI/dt, तो ये क्या हो गया, इंडक्ट। तो यहां पे V क्या है, V वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और I क्या है, करेंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर, करेंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर, करेंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर। इसको याद रखना है आपको, इस दोनों फार्मूलों को आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये हो गया इसका कंक्लूजन, ठीक है। तो कुल मिला के हम बोले तो क्या बोले, एक नोट पॉइंट लिखना चाहेंगे, यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखना चाहेंगे
inductance does not allow sudden change of current flowing through it, इंडक्टर के थ्रू जो करेंट फ्लो करता है उसको जल्दी वह चेंज नहीं होने देता, यानी उसके चेंज का क्या करता है, अपोज करता है इंडक्टर। यानी ये इंडक्टर है, इसमें अगर कोई करेंट फ्लो कर रहा है, ये करेंट है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में करेंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा अगर चाहे यह करेंट यहाँ से यहाँ डायरेक्टली जीरो हो जाए तो उसको नहीं होने देगा, ये इंडक्टर इसी को नहीं होने देगा, इसके चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा, इसको अलाउ नहीं होने देगा। ठीक है, इसको ऐसा नहीं होने देगा ये इंडक्टर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम थोड़ा बात करें कंक्लूजन के बारे में, क्योंकि अभी आप न्यू पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी। तो यहां से हम क्या किए, VL को कैसे निकाले, यहां तक तो फैराडे लॉ समझ में आया। ठीक है, तो फैराडे लॉ के कारण कितना वोल्टेज जनरेट हुआ कंडक्टर में, NdΦ/dt। चलिए यहाँ पे N को अंदर ले गए तो क्या हो गया, N∅ हो गया, N∅ की जगह पर क्या रख दिए, Li रख दिए वहां से। अब L क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो बाहर निकाल दिए, तो क्या हो गया, इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज क्या हो गया, LdI/dt। इसको याद रखना है। अब इसी इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अब करेंट को निकालना चाह रहे हैं, तो क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, LdI और इधर क्या हो गया, VL/dt। और यहाँ पे हमको I चाहिए, तो दोनों साइड क्या ले लिए, इंटीग्रेशन ले लिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, I हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन, ये क्या है, कांस्टेंट पार्ट। अब यहाँ पे ये इसके क्रॉस का वोल्टेज, उसका इंटीग्रेशन लेना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपको इंडक्टेंस की वैल्यू देगा, वोल्टेज का इक्वेशन देगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या कर सकते हैं, करंट को निकाल सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें पावर के बारे में देखेंगे, एनर्जी के बारे में देखेंगे, इस इंडक्टर में कितना, इंडक्टर के क्रॉस का पावर देखेंगे। जैसे हम पूरे रेजिस्टेंस के बारे में जो पैरामीटर को देख रहे थे, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, इसमें वोल्टेज और करंट में रिलेशन देखते हैं, तो V=IR देखे थे, I=V/R देखे थे। ठीक है, पावर देखे थे, I² देखे थे या V² देखे थे रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, एनर्जी को निकाल लिए थे क्या, तो एनर्जी I²R/dt या V²R/dt, इसको इंटीग्रेट कर दिए थे टाइम के रिस्पेक्ट में, ये देखे थे। ठीक है, तो वही सब पैरामीटर इसमें देखना है, वही सब पैरामीटर इसमें भी हमको देखना है इंडक्टर में। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, इसके पावर को देखेंगे, एनर्जी को देखेंगे, और थोड़ा देखेंगे डीसी के बिहेव में कैसे काम करता है। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।